फ्रेंड्स, हम लोग ओशनोग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं और ओशनोग्राफी में आज हम लोग जो महासागरीय जल का घनत्व होता है यानी कि जो डेंसिटी होती है इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो डेंसिटी है, जो महासागरीय जल का घनत्व है, ये कहाँ पर कितना होता है और इसको नियंत्रित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। यानी कि तापमान का घनत्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, लवणता का क्या प्रभाव पड़ेगा और दबाव का क्या पड़ेगा। तो देखिए, पहले बात करते हैं महासागरीय जल के घनत्व की। देखिए, घनत्व सागरीय जल का अति महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जिस पर सागरीय जल का अधोगमन और क्षैतिज गतियां निर्भर करती हैं। यानी कि जो महासागरीय जल का घनत्व है उससे क्या होता है, एक तो सागरीय जल की डाउन वेलिंग होती है, अधोगमन होता है। इसके साथ ही महासागरीय जल जो क्षैतिज रूप से आगे बढ़ता है, जो क्षैतिज गतियां महासागरीय जल की हैं, उसमें भी घनत्व का प्रभाव होता है। सामान्य नियम के अनुसार अपेक्षाकृत कम घनत्व वाला हल्का सागरीय जल तैरता है तथा उसमें क्षैतिज गति होती है। देखिए, जिस जल का घनत्व कम होगा वो क्या होगा, तैरेगा, और तैरेगा यानी उसमें क्षैतिज गति होगी। और जिसमें घनत्व ज्यादा होगा वो जो भारी जल है वो अधोगमित हो जाएगा। देखिए, इसका कारण क्या है। कम घनत्व वाला जल कैसा होगा, कम घनत्व वाला जल यानी जिसके अणु दूर दूर होंगे, और अधिक घनत्व वाला जल जिसके अणु जो है पास पास होंगे। तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए एक बर्तन है, इसमें ऐसा जल है जिसके अणु बहुत पास पास है, तो ये भारी जल होगा। जब भारी जल होगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। वहीं पर मान लीजिए इसी बर्तन में जो जल है, अब इसके अणु किसी कारण से दूर दूर हो गए, मान लीजिए आपने इसको गर्म कर दिया, इसके अणु दूर दूर हो गए, तो क्या होगा, जल हल्का हो जाएगा और फिर इसमें क्षैतिज गति दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर के जो अधिक घनत्व वाला जल है उसकी डाउनवेलिंग होगी और जो कम घनत्व वाला जल है उसमें क्षैतिज गति होगी। किसी भी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। ये इसकी एक वैज्ञानिक परिभाषा हो गई। इसका मापन प्रायः प्रति घन सेंटीमीटर आयतन में ग्राम में किया जाता है। यानी देखिए, विज्ञान की भाषा में कहें तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 40 सेंटीग्रेड तापमान पर शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, पीसीएस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। महासागरीय जल के महासागरीय जल में बहुत सारे तत्व घुले रहते हैं जिससे इसका घनत्व शुद्ध जल के घनत्व से अधिक होता है। देखिए, हम लोग जानते हैं महासागरीय जल जो है उसमें बहुत सारे लवण वगैरह होते हैं और इसकी वजह से इसका जो घनत्व है वो शुद्ध जल के घनत्व से ज्यादा होता है। वास्तव में महासागरीय जल का औसत घनत्व 1.0278 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो कि शुद्ध जल के घनत्व से 2 से 3% अधिक है। शुद्ध जल का जो घनत्व होता है उससे 2 से 3% ज्यादा घनत्व महासागरीय जल का है। सागरीय जल के घनत्व में सामान्यतः सागरीय जल के तापमान में कमी होने पर वृद्धि होती है। तो यह चीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि जो तापमान है वो किस तरह से महासागरों के जो जल है इसके घनत्व को प्रभावित करता है। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि इन तीनों फैक्टर में वो कौन सा फैक्टर है जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव महासागरीय जल के घनत्व पे पड़ता है, तो आप उत्तर में ऑप्शन लगाएंगे तापमान। तापमान का सबसे ज्यादा प्रभाव जल के घनत्व के ऊपर पड़ता है। तो चलिए समझते हैं तापमान और घनत्व के संबंध को। देखिए, तापमान और घनत्व में सामान्यतः व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज उतनी ही कम होगी। यानी कि तापमान जितना ज्यादा बढ़ेगा घनत्व उतना ही कम होगा। और देखिए, ये बहुत ही लॉजिकल है, इसको समझना कोई कठिन बात नहीं है। एक बर्तन में पानी है। अब देखिए क्या है, पानी के अणु मान लीजिए अभी पास पास है। अब इसके साथ ही क्या होता है, इस बर्तन को आप गर्म करते हैं, चाहे आप गैस पे रख के गर्म कर रहे हैं या सूरज की रोशनी से गर्म हो रहा है, किसी भी तरह से ये पानी जो है गर्म हो रहा है। तो जब चीज गर्म होगी तो क्या होगा, अणु दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, यानी कि अणुओं के बीच में इस तरह से दूरी आ जाएगी। तो जब अणुओं के बीच में दूरी आ गई तब उतने ही स्थान पर कम अणु होंगे, यानी कि जो घनत्व है वो कम हो गया। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जब तापमान बढ़ेगा तो घनत्व कम हो जाएगा। और इसका उल्टा भी सही होगा, जब तापमान कम होगा यानी कि जब अणु पास पास आ जाएंगे तो जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में उल्टा संबंध होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। सागरीय जल की सतह द्वारा अधिक सूर्यताप की प्राप्ति से जल का तापीय प्रसार होता है। जब सागरीय जो सतह है, जब जल की जो सतह है सागर के जल की, उसके ऊपर जब सूर्यताप आता है, जब इंसोलेशन आता है, तो ये इंसोलेशन की वजह से क्या होता है कि तापीय प्रसार होता है, यानी थर्मल एक्सपेंशन होता है पानी में, और इसके कारण सागरीय जल के घनत्व में कमी हो जाती है। इसके विपरीत कम सूर्य तप से क्या होता है, जब कम इंसोलेशन प्राप्त होता है
तो इससे पानी ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से सिकुड़ता है, जिसको कहते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। और जब थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो घनत्व बढ़ जाता है। इस प्रकार गर्म जल का आयतन अधिक होता है, परंतु कम घनत्व के कारण वह ठंडे परंतु भारी जल के ऊपर आसानी से तैरता है। इसीलिए जो गर्म जल है उसका आयतन तो ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि गर्म जल का घनत्व कम होता है, इसीलिए ये भारी पानी के ऊपर आसानी से तैरता रहता है। यानी भारी पानी नीचे रहता है, भारी पानी की डाउन वेलिंग हो जाती है और हल्का पानी ऊपर तैरता रहता है। तो देखिए इसके बारे में कुछ और चीजें हैं, जैसे कि जो तापमान है वो सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ रखेगा। जाहिर सी बात है उष्ण कटिबंधों में। उष्ण कटिबंधों में जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वहां पर ऊपरी परतों में जहां पर ये टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। हम लोगों ने देखा है कि समुद्र में एक निश्चित गहराई तक ही सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, उसके आगे सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं। तो ऊपरी परतों में सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा प्रभाव डालती हैं। तो इन परतों में जो ऊपरी परतें हैं उष्ण कटिबंधों की, यहां पर तापमान का आपको सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है, इसलिए घनत्व तो यहां पर आपको जल का काफी कम मिलेगा। अच्छा, जो शीत कटिबंध होते हैं जैसे ध्रुवीय प्रदेश हो गए, वहां पर तापमान का आपको प्रभाव दिखाई देगा ध्रुवीय प्रदेशों में, पर बहुत कम दिखाई देगा। उसका कारण क्या है? देखिए 0 डिग्री के बाद पानी जो है बर्फ बन जाता है, और ध्रुवीय प्रदेशों में 0 डिग्री से काफी नीचे टेम्परेचर रहता है। तो जब पानी बर्फ बन जाता है तो फिर उसके घनत्व के ऊपर टेम्परेचर का आगे प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। यानी 0 डिग्री के बाद टेम्परेचर का प्रभाव पानी के घनत्व के ऊपर नहीं पड़ता है, जल के घनत्व पे नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो ध्रुवीय प्रदेश है यहां पर तापमान का सीमित प्रभाव देखा जाता है, जबकि उष्ण कटिबंधों में तापमान का उच्च प्रभाव जल के घनत्व के ऊपर देखा जाता है। अब बात करेंगे लवणता की। तो देखिए सागरीय जल की लवणता और घनत्व में सीधा संबंध होता है, यानी कि जो हमारे महासागरों की सैलिनिटी है वो जितना ज्यादा बढ़ेगी उतना ही घनत्व बढ़ेगा। तो आपके महासागर की सैलिनिटी जितनी बढ़ी उतनी ही डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो अधिक लवणता होने पर सागरीय जल का घनत्व बढ़ता है, यानी जितनी सैलिनिटी ज्यादा होगी डेंसिटी भी उतनी बढ़ेगी, और सैलिनिटी जितनी कम होगी डेंसिटी भी उतनी कम होती जाएगी। टेम्परेचर से इसका उल्टा संबंध था, जबकि सैलिनिटी से इसका डायरेक्ट संबंध है। अब देखिए उष्ण कटिबंधों में जो ऊपर की परतें होती है, महासागर के ऊपर की परत, वहां पर लवणता ज्यादा रहती है। तो इसलिए यहाँ पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है। तो कई बार जो बहुत ज्यादा गर्म प्रदेश हैं वहां पर आपको दिखाई देगा, बहुत ज्यादा गर्म प्रदेशों के महासागर में, कि ऊपरी सतह पर जल का जो घनत्व है वो ज्यादा है। और ये घनत्व ज्यादा क्यों है? क्योंकि पानी का वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, लवणता बहुत ज्यादा हो जाती है पानी में, और जब लवणता बहुत ज्यादा हो जाती है तो जितनी ज्यादा लवणता होती है घनत्व भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है। अच्छा देखिए दबाव का बहुत सीमित प्रभाव होता है घनत्व पे। वैसे जितना दबाव बढ़ेगा उतना आपका घनत्व भी बढ़ेगा, यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा डेंसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही सीमित होता है। जैसे जो बहुत ही गहरे महासागरीय खड्ड हैं, जो ट्रेंचेस वगैरह हैं, वहां पर इनका माइनर प्रभाव, थोड़ा सा प्रभाव देखा जाता है प्रेशर का डेंसिटी के ऊपर। अब देखिए हम लोग तापमान, घनत्व और लवणता इन तीनों के बीच के अंतर संबंधों को यानी इंटर रिलेशनशिप को समझेंगे। देखिए कुछ चीजें मैं आपको पहले ही बता देता हूं जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए। एक तो यहाँ पर दो शब्द आएंगे, लो लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड। हम लोग जानते हैं लो लैटिट्यूड 0 से 30 डिग्री और हाई लैटिट्यूड ध्रुव प्रदेशों के पास के क्षेत्र। अब इसके साथ ही आपको यहाँ पर ये अलग अलग परतें दिखेंगी, जैसे थर्मोक्लाइन, पाइनोक्लाइन। तो बेसिकली देखिए क्या है, जैसे थर्मोक्लाइन क्या है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि टेम्परेचर काफी ज्यादा है। टेम्परेचर क्यों ज्यादा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, सूरज की सीधी किरणें पहुंच रही हैं समुद्र के पानी तक, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर ज्यादा होगा। लेकिन थोड़ी गहराई में आने पर फिर क्या होता है, टेम्परेचर में बहुत तेजी से कमी आती है। ये देखिए यहाँ पर कितना शार्प टेम्परेचर में डिक्लाइन हुआ, कितनी तेजी से टेम्परेचर कम हुआ। तो ये परत हो गई थर्मोक्लाइन, जहां पर आपको ये बहुत तीव्र गिरावट दिखाई दी, और उसके बाद फिर से टेम्परेचर लगभग लगभग स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह की आपको लवणता की भी परत दिखाई देगी और घनत्व की भी परत दिखाई देगी। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि जो हाई लैटिट्यूड होते हैं और जो लो लैटिट्यूड होते हैं, यानी जो निम्न अक्षांश होते हैं, इनमें गहराई के साथ साथ तापमान में और घनत्व में क्या परिवर्तन आता है। देखिए जो लो लैटिट्यूड्स होंगे, जो निम्न अक्षांश होंगे, वहां की विशेषता क्या होगी, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी इस चीज को देखा है।
तो ये चीज आप यहाँ पर फिगर से भी बता सकते हैं कि जो जो निम्न अक्षांश हैं, जो लो लैटिट्यूड हैं, यहाँ पर जो समुद्री जल की ऊपरी परतें हैं, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। और क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर डेंसिटी जो है, सागरीय जल की जो घनत्व है, वो कम आपको दिखाई देता है। फिर जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, टेम्परेचर में कमी आती जाती है, जिसकी वजह से जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो बढ़ती जाती है। यानी कि यहाँ पर देखिए टेम्परेचर में कमी आ गई, यहाँ पर 24 के आसपास था, यहाँ पर 16 के आसपास रह गया। जब यहाँ पर टेम्परेचर कम हो गया तो यहाँ पर घनत्व उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। तो ये आपका हो गया निम्न अक्षांश। उच्च अक्षांश पे क्या है, लगभग 0 डिग्री के पास में ही टेम्परेचर रहता है हर समय। तो जब 0 डिग्री के पास में टेम्परेचर रहेगा तो आपका यहाँ पर जो घनत्व है काफी कुछ स्थिर रहेगा, और जो तापमान है वो भी काफी कुछ स्थिर रहेगा। इसके साथ ही अब देखिए बात करेंगे हम लोग कि घनत्व में गहराई के साथ क्या परिवर्तन होता है। बेसिकली हम लोग इनकी तुलना भी कर सकते हैं। देखिए क्या है, जो आपका निम्न अक्षांश है, यहाँ पर क्या था, टेम्परेचर ज्यादा था, तो घनत्व आपको यहाँ पर कैसा मिलेगा, निम्न अक्षांश पे कम मिलेगा। और जैसे जैसे आप देखिए आगे जाएंगे, यहाँ पर जैसे जैसे आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पर घनत्व बढ़ता जाएगा। यानी कि देखिए अगर हम लोग इस वाले चित्र की, ये चित्र नंबर 1 बना दें और चित्र नंबर 2, अगर हम इनकी तुलना करें तो हम लोग देख सकते हैं कि जिन पॉइंट्स के ऊपर जो टेम्परेचर है वो ज्यादा था, वह उन्हीं पॉइंट्स पर घनत्व जो है, सॉरी इधर कहना चाहिए, जिन पॉइंट्स पर टेम्परेचर ज्यादा था इस साइड में, उन्हीं पॉइंट्स पर जो घनत्व है वो कम था। अब देखिए आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए ऐसे समझ लीजिए, ये देखिए बढ़ता घनत्व दिखाया गया है। यानी इस साइड से हम लोग जब इस साइड की ओर जा रहे हैं, जब हम लोग इस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में, तो घनत्व बढ़ रहा है। यानी कि ये जो लाइन है दिखाती है यहाँ पर घनत्व कम है, यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर और ज्यादा बढ़ गया, ये दिखाया गया है। तो फिगर क्लियर करके एक लास्ट टाइम आपको फिर से बताऊंगा। देखिए निम्न अक्षांश को देखते हैं, उच्च अक्षांशों की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पर स्थिरता देखी जाती है। निम्न अक्षांशों में क्या है, ऊपर जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर घनत्व कम होगा, और जैसे जैसे नीचे की तरफ आप जाएंगे निम्न अक्षांशों में, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे, समुद्री जल की बात हो रही है, यानी समुद्री जल में जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे टेम्परेचर में कमी आएगी। टेम्परेचर में कमी आएगी तो जो डेंसिटी है वो बढ़ने लगेगी। यानी अगर इस पॉइंट की जैसे बात करें तो इस पॉइंट पर जो डेंसिटी है वो अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो आपको टेम्परेचर और डेंसिटी के बीच का संबंध समझ में आ गया। अब देखिए बात करेंगे सागरीय जल के तापमान और घनत्व के गहरे संबंध की। ये देखिए वैसे तो हम लोगों ने पिछले फिगर में ही डिस्कस कर लिया है, पर यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से दिखाया गया। जैसे कि जब देखिए 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, तापमान डिग्री सेल्सियस में है, तो जब 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान है तो 1.025 का घनत्व है। जब तापमान रह गया केवल 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास तो घनत्व बढ़ के हो गया 1.027, यानी 25 से बढ़ के 27 हो गया। जितना तापमान कम हुआ उसी अनुपात में घनत्व कुछ बढ़ गया। तो इस चीज को यहाँ पर फिगर से बताया गया है। अब देखिए ये जो अंतिम चित्र है इसमें हम लोग घनत्व और लवणता का क्या संबंध है इसको भी देख लेते हैं। तो ये लो लैटिट्यूड्स की लाइन है, ये हाई लैटिट्यूड्स की लाइन है। देखिए क्या है कि घनत्व लवणता जितनी ज्यादा बढ़ेगी, जैसा कि हम लोगों ने देखा है, घनत्व भी उतना ही बढ़ेगा। तो देखिए यही दिखाया गया है कि अगर लवणता इस डायरेक्शन में बढ़ रही है तो घनत्व भी इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा, और जो घनत्व है इस डायरेक्शन में कम होगा। कुल मिलाकर बस इतना याद रखना है, लवणता बढ़ेगी तो घनत्व भी बढ़ेगा। तो देखिए लो लैटिट्यूड्स को कैसे दिखाया गया है, ऊपर जहां पर सैलिनिटी ज्यादा है वहां पर आपका घनत्व भी ज्यादा है। जैसे जैसे आपकी सैलिनिटी में कमी आती है वैसे वैसे जो डेंसिटी है वो भी कम होने लगती है। हेलोक्लाइन परत में क्या होता है, यहाँ पर जो लवणता है, जो सैलिनिटी है, उसमें शार्प डिक्लाइन होता है। तो जब लवणता में शार्प डिक्लाइन होता है ऊपर से नीचे की ओर, तो इसकी वजह से जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, उसमें भी तेजी से कमी आती है। वहीं पर अगर यहाँ पर देखें आप, हाई लैटिट्यूड्स में क्या होता है, ऊपर की तरफ जाने पे लवणता आपको बढ़ती हुई कम होती हुई दिख रही है। यानी कि नीचे की परतों में लवणता ज्यादा है और ऊपर जाने पर लवणता आपको कम होती हुई दिख रही है। तो जाहिर सी बात है, लवणता कम हो रही है तो ऊपर जाने पर घनत्व भी कम होगा। और यहाँ पर आपने क्या देखा, ऊपर की तरफ जाने पर क्योंकि लवणता बढ़ रही है, सैलिनिटी 37 तक पहुंच गई, तो इसलिए ऊपर की तरफ जाने पे घनत्व भी बढ़ेगा।
बस यही आपको 3-4 फिगर्स हैं जो याद रखने हैं। इससे आप चीज़ों को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मान लीजिए अंतर संबंध पूछ दिया गया तो आप सीधे सीधे लिख कर ही नहीं आएंगे, उसका एक एग्जाम्पल भी देंगे। और इसको याद रखना भी कोई कठिन नहीं है, बस आपको ये जो चार्ट है या फिर कह लीजिए ये जो लाइन्स हैं इनकी थोड़ी सी पोजीशन को याद रखना है। अब देखिए महासागरीय जल के घनत्व का स्थिरीकरण, इसके बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। यानी कि जो महासागरीय जल है इसमें घनत्व की जो परतें हैं, अलग अलग जो महासागरीय जल की परतें हैं वहां पर घनत्व जो है किस तरह से दिखाई देता है।